साथियों नमस्कार। 24 घंटे हो गए अभिजीत दीपके को शहादत दिए हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने मुंह नहीं खोला है। किसी मंत्री ने या गृह मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किसी की कोई भी टिप्पणी नहीं आई। तो क्या माना जाए कि उसकी शहादत से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अंदर से खुश हैं और ऊपर से बाहरी आवरण उदासी का ओढ़े हुए हैं। साथियों, इस देश में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हो चुका है अप्रत्याशित, और अभी कितना होगा देशवासी कह रहे हैं गुस्से में। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो गृह युद्ध होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूरा देश बच्चे से लेकर बूढ़े तक खड़े हो गए हैं और हर देशवासी के मुंह से यही आवाज उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ो, गृह मंत्री कुर्सी छोड़ो, प्रधानमंत्री सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। पूरे देश का मिजाज इसी नारे पर केंद्रित हो गया है। वजह अभिजीत दीपके कॉकरोच की शहादत। कॉकरोच कैसे नाम पड़ा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों को कॉकरोच और परजीवी कह करके संबोधित किया था। तो बेरोजगारों, छात्रों और जेएनजी के युवाओं ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम कॉकरोच हैं और भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दिया। लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया कि चीफ जस्टिस चुल्लू भर पानी में डूब मरे। लेकिन चीफ जस्टिस के सामने जिस दिन विध्वंस हुआ, जिस दिन खून खराबा हुआ जेएनजी का, जिस खून खराबे से अभिजीत दीपके की शहादत हुई, उस दिन के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर युवा पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि हमारे पास कोई भी वीडियो देखने का या कोई भी एविडेंस देखने का समय नहीं है, हम फुर्सत में नहीं हैं। यह कह करके उनके पीआईएल को भी ठुकरा दिया और उसी दिन रात तक खून खराबा चलता रहा और दूसरे दिन 10:45 पर रात्रि में अभिजीत दीपके हमें छोड़कर चले गए। उनके साथ 2 अन्य लड़कियां भी शहादत प्राप्त की हैं, जिससे पूरा देश आग बबूला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को यह देश कोस रहा है, गालियां दे रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन इनकी मोटी चमड़ी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये संघ से निकले हैं और संघ एक आतंकी, एक गद्दार संगठन है जो इस देश की धर्मनिरपेक्षता को तार तार करना चाहता है, इस देश के संविधान को खा जाना चाहता है। तो नरेंद्र मोदी और शाह इसी संगठन की पैदाइश है और इस पैदाइश की वजह से
इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाए, धर्मनिरपेक्ष भारत खत्म हो जाए और हिंदू राष्ट्र बन जाए। लेकिन इनका यह सपना साकार होने वाला नहीं है। जैन जी को जिस तरह से नाराज कर दिया है, अब हर युवक यही चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, वैसे ही भारत में होना चाहिए। और इसके लिए युवा रणनीतियां बना रहे हैं, विपक्ष उनका साथ दे रहा है। लेकिन तख्ता पलट में विपक्ष भागीदारी निभाएगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ताकत, बैकिंग मिल रही है जैन जी को पूरे विपक्ष से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह अलग थलग पड़ गए हैं। सभी हिंदू संगठन और हिंदू समुदाय के लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैन जी के युवा भी तो हिंदू हैं और ऐसे में वह हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण या हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं। नेहरू के जिम्मे भी, नेहरू के मत्थे भी नहीं मर सकते हैं, कांग्रेस के मत्थे भी नहीं मर सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कोशिशें हो रही हैं। हमें लगता है कि निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा, इनकी सरकार का खात्मा होगा। जितना डरे हुए हैं जैन जी से और विपक्ष और जैन जी के गठजोड़ से, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी और शाह कमजोर पड़ गए हैं। और जिस तरह से जैन जी ने उन्हें झुकाया है, और जैन जी का आंदोलन कितना भी कुचला जाए, वह रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, जब तक कि अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता। पहले उद्देश्य था गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट में आमूल चूल परिवर्तन, सीबीएसई और तमाम शैक्षिक संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन। लेकिन अब यह उद्देश्य नहीं रह गया है। अब यह उद्देश्य बढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के इस्तीफे तक पहुंच गया है। राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर, प्रधानमंत्री गृहमंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रधानमंत्री के निवास के सामने जब प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया, तो नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिलने लगा। और उसके बाद जो पुलिसिया आतंक, खून खराबा जैन जी के साथ किया गया था, वही राहुल गांधी के साथ किया गया। राहुल गांधी धरना स्थल पर स्वतः लेट गए थे और उन्हें घसीटते हुए लगभग 25 कदम तक ले जाया गया, जिससे उनके मुंह पर, नाक पर कटे का निशान चेहरे पर दिखाई दे रहा। लेकिन जो पैरों में, जो हाथ में या जो पीठ में, पेट में चोट लगी, वह दिखाई नहीं दे रही। और राहुल गांधी ऐसे इंसान हैं कि वह दिखाएंगे भी नहीं। राहुल गांधी की जगह नरेंद्र मोदी होते तो इतना सहानुभूति बटोरते, इतना सहानुभूति बटोरते, अपना कपड़ा उतार करके दिखाते, ये देखिए मेरे चोट लगी है, ये देखिए चोट लगी है, और उसका सियासी फायदा उठाते। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से सियासी फायदा उठाने के लिए कोई एक वाक्य भी नहीं बता सकता है। ट्वीट में जरूर वह दहाड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। और जिन उद्देश्यों को लेकर हम
प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठे थे, वह मुद्दे अभी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे तब तक जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, शाह का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। हमें लगता है कि अब धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे तक मुद्दा नहीं थमा रहेगा, बल्कि यह सत्ता परिवर्तन या यूं कहें तख्ता पलट तक जाएगा। सत्ता परिवर्तन तो वोट के जरिए होता है। चुनाव आयोग 5 साल पूरे होने पर ही वोट कराएगा, तभी होगा। अभी वह दूर है। 2029 के अप्रैल मई में चुनाव होगा, लेकिन तख्ता पलट के लिए जो माहौल बन रहा है और नरेंद्र मोदी और शाह माहौल बनाने में जो भूमिका निभा रहे हैं, हमें लगता है कि वह जल्दी होने वाला है। जिस तरह से जैन जी को मारा गया, आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रकों में भर करके ईंट पत्थर लाए गए थे, जिसके तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। और जिन लाठियों से जैन जी की कुटाई पिटाई की गई, उसमें कील लगे हुए थे। अगर किसी को एक भी कील धंस जाए तो खून खराबा स्वाभाविक है। और जिस तरह से पिटाई कर रहे थे, सब पुलिस वाले ही नहीं थे, आरएसएस के गुंडे थे। उन्हें बताया गया कि ये पुलिस सादे ड्रेस में है, लेकिन कतई नहीं। आरएसएस के यही गुंडे दिल्ली दंगों में भी बढ़ चढ़ करके सामने आए थे और बड़े पैमाने पर कत्लेआम किए थे। और वही गुंडे दिखाई दिए जैन जी का खून खराबा करते हुए। जिस तरह से आंसू गैस के गोले चलाए गए और जिस तरह से लाठियां भांजी गई और जिस तरह से पानी की फुहार और तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, ऐसा युवाओं के साथ आज तक कभी नहीं हुआ। युवा आंदोलन 1974-75 में भी हुआ था। समग्र क्रांति के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था युवाओं को, और युवाओं के आह्वान और युवाओं के आंदोलन से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, और 1.5 साल के अंदर इमरजेंसी खत्म की गई थी। हमें लगता है कि इस बार जो कुछ हो रहा है वह इमरजेंसी से भी विकराल है। जलियांवाला बाग की तरह दुष्कर्म या घिनौना कृत्य किया है मोदी और शाह की पुलिस ने। और इस देश में अगर जैन जी का कोई होनहार विद्यार्थी जो काकरोच जनता पार्टी को बनाया और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक नरेंद्र मोदी को ललकारा, अगर उसे मार डालने की नीयत से उसे पिटाई की गई थी, और यह सब पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी कि ऐसा वो कर सके, ऊपर से आदेश दिया गया होगा कि कम से कम अभिजीत दीपके को इतना मारिए कि तुरंत न मरे लेकिन मर जाए। और वही हुआ। कई मारे गए और कई घायल हैं, कई आईसीयू में हैं अभी भी। तो जो कुछ चल रहा है नरेंद्र मोदी के राज में, वह आपातकाल से ज़्यादा विभत्स, भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मुंह नहीं खोलेंगे युवाओं के मामले पर। आज उन्होंने मुंह खोला तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन या युवाओं की बातें मानने के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि टास्क फोर्स गठित करेंगे नीट की समस्याओं को समाधान करने के लिए, और दोषियों को पकड़ करके उन्हें तत्काल प्रभाव से दंडित करेंगे। इन सबको कहा, लेकिन इस विपक्ष और काकरोच जनता पार्टी ने
इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस तरह की बातें हमेशा कही जाती है, समितियां और आयोग बैठाए जाते हैं और मामले को रफा दफा कर दिया जाता। प्रधानमंत्री अब अगर JNG के पक्ष में कुछ करना या बोलना चाहेंगे तो लोग उसे भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां उत्पन्न कर दिया है नरेंद्र मोदी और शाह और RSS ने मिलकर के, उससे विश्वास खत्म हो गया है। सरकार से भी, मोदी से भी, शाह से भी और भागवत से भी। और जिनका विश्वास खत्म हुआ है वह हिंदू ही हैं, और यह लोग हिंदुओं के पुरोधा बनते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा बनते हैं। और इन्हीं लोगों ने हिंदुओं का कत्लेआम और JNG का कत्लेआम करने के लिए अगर ठान लिया है तो हम समझते हैं कि इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और अगर देशद्रोह का काम इन्होंने किया है तो संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से इन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम नहीं कहते कि नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह सशस्त्र क्रांति हो और तख्ता पलट कर दिया जाए, लेकिन जो कुछ इन्होंने किया है उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। चाहे भले ही इनके ओठ पर चोट करके इन्हें सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल किया जाए, लेकिन इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। अभिजीत दीपके की हत्या, शहादत का बदला देश को चुकाना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।